तो आज का मेरा टॉपिक सिद्धांत ज्योतिर्गणित में अथ चंद्र ग्रहणाधिकार है। इसमें हम चंद्र ग्रहण का अध्ययन करेंगे, लेकिन ग्रहण के अध्ययन के लिए, क्योंकि ये दो प्रकार के होते हैं, इसलिए कॉम्परेटिव स्टडी करना यहाँ अच्छा होगा। तो हमने सूर्य ग्रहण को भी साथ में लिया है। ग्रहण करने के पूर्व ग्रहण का प्रयोजन क्या होता है, क्यों ग्रहण को इतना महत्व दिया जाता है, उसका कारण है स्मृति पुराणादि के ज्ञाताओं का कहना है कि जप, दान, यज्ञाहुति इत्यादि ग्रहण के समय करना आम जन के लिए चमत्कारिक रूप से बहुत उपयोगी तथा बहुफल को देने वाला होता है। तो आप यहाँ ये समझ जाएं कि जो लोग कहते हैं कि ग्रहण अशुभ होता है और बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बाहर नहीं निकलना चाहिए, हम ये मानते हैं कि बाहर नहीं निकलना चाहिए, कुछ चीजों के लिए अशुभ भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो शुभ कार्य देता है। अभी वो बताते हैं। हिंदू धर्म में ज्यादातर व्रत और त्योहार अमावस्या या पूर्णिमा के दिन ही मनाए जाते हैं, तथा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ही ग्रहण पड़ने की संभावना होती है। इसलिए इन ग्रहणों को भी हम पर्व ही कहते हैं। तो हिंदू धर्म में सारे त्योहार, अगर ये अमावस या पूर्णिमा इतने अशुभ होते, उस दिन ग्रहण पड़ते हैं, अशुभ होते, तो फिर सारे त्योहार हमारे इन्हीं में क्यों मनाए जाते हैं? इसका मतलब है कि जरूर ये शुभ है। हिंदू धर्म के तो ज्यादातर त्योहार अमावस पूर्णिमा को ही होते हैं। और अगर कोई त्योहार ना भी पड़ रहा हो तो भी अमावस और पूर्णिमा को गंगा स्नान करते हैं लोग। ये ट्रेडिशन चला आ रहा है। तो इसीलिए, क्योंकि हम पर्व अर्थात त्योहार को तो पर्व कहते ही हैं, साथ में अमावस और पूर्णिमा भी पर्व कहे जाते हैं। अब इसकी क्या मान्यता है, क्यों इतना फल देता है ये? जब भी कोई व्यक्ति पीड़ित या परेशान होता है, उस व्यक्ति में जो उसकी सहायता करता है, उस बुरे वक्त में जो इंसान सहायता करता है, उस सहायक इंसान को व्यक्ति जिंदगी भर याद रखता है कि जब मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी तो इस व्यक्ति ने मुझे निस्वार्थ हेल्प किया। ऐसी ही स्थिति ग्रहों के साथ होती है। जब सूर्य या चंद्रमा का भक्षण हो जाता है, अर्थात सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो गया या होने वाला है, तो वो पीड़ित ग्रह हैं, उनको तकलीफ है, थोड़ी देर में उनको राहु भक्ष लेगा। उस टाइम में जब आप उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो आप उस ग्रह को मजबूत कर रहे होते हैं। तो वो एहसान ग्रह वहां से मुक्ति के बाद आपको रिटर्न देता है। ये मान्यता है। इसीलिए अमावस और पूर्णिमा, अमावस का मतलब हुआ अब सूर्य ग्रहण अगर पड़ रहा है उस दिन, तो सूर्य की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि वो पीड़ित है, वो तकलीफ में है, उस पर ग्रहण पड़ने जा रहा है। सूर्य बदले में आपको क्या देगा? ग्रहण से मुक्त होने के बाद आपको बहुत ज्यादा फल देगा। इसीलिए ग्रहण के दरमियान में मंदिर तो बंद कर दिया जाता है, लेकिन आसन लगा के मंत्रोच्चारण किया जाता है। अगर सूर्य ग्रहण है तो सूर्य का मंत्र, गायत्री मंत्र इत्यादि। यही चीज चंद्र ग्रहण में करते हैं। जब चंद्र ग्रहण पड़ता है तो मंदिर को ढक दिया जाता है। मंदिर में पूजा वर्जित है, नहीं करते हैं, लेकिन आप आसन लगा के चंद्रमा की उपासना करते हैं, चंद्रमा के बीज मंत्र पढ़ते हैं। तो इस तरह से उस ग्रह की आपको हमेशा कृपा मिलेगी। तो ये ग्रहण के दरमियान पूजा करने का एक अपना ही महत्व है। अब ग्रहण के लिए जरूरी स्थितियां क्या है, कब ये पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सूर्य ग्रहण के लिए जो कंडीशन है, जब सूर्य आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से चंद्र के पीछे छुप जाता है, अर्थात चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। तो आप देख लीजिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया। जब ये पूरी तरह से सूर्य को ढकता है, शायद पहले 95 या आसपास में पड़ा था एक बार, तब भी एक रिंग, रिंग ऑफ फायर उसे कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा बहुत छोटा है, पूरा ढकने के बावजूद भी सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाता है। एक रिंग ऑफ फायर किनारे किनारे बॉर्डर लाइन पर नजर ही आती रह जाती है, लेकिन फिर भी इतना तो ढक ही लेता है कि आपको फीलिंग आएगी कि जैसे रात होने वाली है या रात हो गई। तो ये स्थिति आती है। ग्रहणों का नाम जो होता है ना, जैसे सूर्य ग्रहण,
तो ग्रहण मतलब सूर्य पे छाया पड़ रही है। और ये तभी हमें छाया पता चलेगी जब सूर्य अपने पूरी ताकत में हो। अरे सूर्य अंधेरे में होगा तो फिर ग्रहण पता ही नहीं चलेगा। तो जब सूर्य आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से चंद्रमा के पीछे छुप जाता है, अर्थात चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। तो साफ सी बात है कि नाम से ही पता चल रहा है कि सूर्य की रोशनी नहीं आ रही, सूर्य पे धब्बा नजर आ रहा, तो वो चंद्रमा का ही है, बीच में है, क्योंकि पृथ्वी से हम देख रहे हैं। अब जो मेन कंडीशन है वो क्या है? पहली, सूर्य व चंद्र के राशि अंश कला विकला समान हो। अब आप पृथ्वी से देख रहे हैं, दोनों ही ग्रह एक ही दिशा में हैं, और उनके ऊपर क्या है? आपका जूडियक है। अब ये जो जूडियक है, तो उसका जो तारा यहाँ पे होगा, जो राशि होगी, दोनों के लिए समान हो गई। क्योंकि देखने वाला दृष्टा तो हम लोग हैं, पृथ्वी से देख रहे हैं, और हमारे ऊपर दोनों ग्रह एक ही सीध में नजर आ रहे हैं, तो उनका जो जूडियक है वो समान हो जाएगा। तो सूर्य अथवा चंद्र के राशि अंश कला विकला समान हो जाते हैं जब सूर्य ग्रहण पड़ता है। ये कंडीशन है इसकी, ये बहुत जरूरी है। तो उदाहरण, जैसे सूर्य 4 राशि 20 अंश 12 कला 20 विकला है, तो चंद्रमा भी 4 राशि 20 अंश 12 कला और 20 विकला होगा। तो पूर्ण ग्रहण, पूरे पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ने के चांस हैं। अभी भी चांस वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि कंडीशन अभी भी बाकी है। दूसरी कंडीशन क्या है? चंद्र का भोगांश, सेलेस्टियल लॉन्गिट्यूड, राहु या केतु के निकट हो। भोगांश क्या होता है? हमने बताया था, संपात बिंदु से क्रांति वृत्त पे जहां पे चंद्रमा का पात पड़ रहा है, अर्थात छाया पड़ रहा है या लंब पड़ रहा है, उस पात की संपात बिंदु से दूरी मिनिमम हो, लगभग 0 हो, अर्थात चंद्रमा खुद संपात बिंदु पे आ गया है। तो संपात बिंदु क्या है? जहां पे सूर्य और पृथ्वी की एक्सिस पास हो रही है क्रांति वृत्त पे, तो वो लगभग निकट हो या 0 हो। फिर आया तीसरी कंडीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्र का सर, सेलेस्टियल लैटिट्यूड, शून्य के निकट होना चाहिए। अभी हमने जो बताया कि चंद्रमा से जो लंब हम क्रांति वृत्त पे डाल रहे हैं, वो लंब घट के लगभग 0 हो जाए तो कहते हैं सर 0 हो गया, सेलेस्टियल लैटिट्यूड 0 हो गया। तब अब वो एकदम संपात बिंदु पे आ गया, क्योंकि संपात बिंदु जैसे यहां पे है, ना ही हम हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हुए हैं भूगांश, और ना ही हम वर्टिकली शिफ्ट हुए हैं सर। वर्टिकल शिफ्ट सर है, जिसको हमने 0 कर दिया। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट भूगांश है, जिसको हमने 0 कर दिया। तो अब वो एकदम एक्सिस पे आ गया। इसीलिए कहते हैं सिर्फ राशि अंश कला विकला समान होना ही बड़ी बात नहीं है, सर और भोगांश इनका भी 0 होना जरूरी है। चलिए, ये 3 कंडीशन हो गई। और ये होना किस दिन चाहिए? अमावस्या होना चाहिए नहीं, असल में ये तभी होंगी ही जब अमावस होगी। क्यों? क्योंकि अमावस के दिन ही ये या तो डाउनवर्ड जा रहा होता है, जो हमारा प्लेन होता है क्रांति वृत्त का प्लेन, या अपवर्ड निकल रहा होता है, मतलब राहु केतु पॉइंट पे होता है चंद्र। तो अमावस होनी चाहिए, या आप कह सकते हैं होंगी ही। और इस दिन क्या होगा? चंद्र क्षीण होगा, कमजोर होगा, और सूर्य पूर्ण क्षमता संपन्न होगा। इसके मतलब ये दिन में पड़ेगा, जैसे कि शाम के वक्त में सूर्य अभी भी ताकत में है, या सुबह के वक्त में जब सूर्य ताकत में है और चंद्रमा कमजोर है, क्योंकि अभी चंद्रमा निकला नहीं, निकलने वाला है, पूरी ताकत में नहीं है। सुबह चंद्रमा डूब चुका है या डूबने वाला है। तो इस कंडीशन में यह होता है। पांचवी कंडीशन, यह अमावस्या के अंत के पलों अर्थात अमांत में ही पड़ता है। वो कंडीशन चौथे में ही आप समझ गए होंगे कि ये ट्रांजिशन पीरियड में हमेशा होता है, जब सूर्य पूरा बली है लेकिन चंद्रमा क्षीण है, अर्थात चंद्र अभी निकलने वाला है, पूरी तरह से निकला नहीं है।
मतलब ये ट्रांजिशन फेज शाम के वक्त आता है, जैसे कि सूर्य ग्रहण पड़े 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में या 7 बजे के बीच में। अभी चंद्रमा निकलने वाला था और सूर्य तो अपनी पूरी ताकत में है, इसीलिए इसको हम कहते हैं अमावस्या के अंत के पलों पलों में पड़ता है। चंद्र ग्रहण के लिए आप देख लीजिए जो कंडीशन है, सूर्य और चंद्र के राशि अंश कला विकला में 6 राशि का अंतर हो। अब उसका कारण क्या है? इसकी स्थिति, चंद्र ग्रहण अर्थात चंद्रमा पर छाया, और चंद्रमा पर छाया किसकी पड़ेगी? पृथ्वी की पड़ेगी। इसका मतलब है कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाएगी, तभी तो छाया बनेगी पृथ्वी की। तो चलिए पृथ्वी आ गई बीच में। अब जब पृथ्वी बीच में आ गई, इसकी छाया बनी, तो अब आप ध्यान से देखें तो हमारा ये जो जूडियक है, अब हम बीच में खड़े हैं। अगर सूर्य की तरफ देखते हैं तो चंद्र की तरफ नहीं देख पाएंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड में हैं, हम बीच में हैं। तो एक तरफ जूडियक का मेष साइन है अगर, तो दूसरी तरफ चंद्रमा है, तो उसके अपोजिट साइड में तुला होगी। इस कारण से 6 राशि का अंतर होता है, क्योंकि आप बीच में होते हैं तो दोनों ग्रह अपोजिट साइड हो गए। तो उदाहरण के लिए सूर्य अगर 7 राशि 27 अंश 20 मिनट 30 सेकंड पे है, तो चंद्रमा 6 राशि के अंतर पे, अर्थात 6 जोड़ देंगे तो 7 6 13, अर्थात एक एक राशि 27 अंश 10 मिनट और 33 सेकंड, ये मान आएगा। तो 6 राशि का अंतर होगा चंद्र ग्रहण के लिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूरी कक्षा 360 का, तो इसका आधा 180, क्योंकि आधी दूरी पे है यहाँ पे। पूरा क्यों चलेंगे? यहाँ आधा चलेंगे तो हम पहुंच जाएंगे उस ग्रहण की स्थिति पे। तो 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब हुआ 6 राशि, 30 राशि एक 30 अंश की एक राशि होती है। तो 6 राशि इसमें आ गई, तो 6 राशि का सूर्य व चंद्र के बीच में अंतर होगा, पर अंश कला विकला समान होंगे। सिर्फ राशि का अंतर होगा, एकदम अपोजिट हम बोल रहे हैं ना, तो राशियों का तो अंतर आ जाएगा 180 डिग्री का, बाकी अंश कला विकला समान होंगे। यहां फिर से दूसरी तीसरी कंडीशन वही होगी, चंद्र का भोगांश राहु या केतु के निकट होगा, अर्थात चंद्र का जो भोगांश है, अर्जेंटल डिस्टेंस है संपात बिंदु से, वो लगभग शून्य होगी, अर्थात वो राहु केतु में प्रवेश कर रहा होगा। तीसरी कंडीशन है चंद्र का सर, अर्थात उसकी लंबवत दूरी, वर्टिकल हाइट, उस संपात बिंदु से वो भी लगभग जीरो होनी चाहिए या एग्जैक्ट जीरो हो। चौथा, पूर्णिमा होनी चाहिए जब चंद्र उच्चतम हो। चंद्र ग्रहण तभी नजर आएगा ना जब चंद्रमा पावरफुल हो, अचानक उस पर ग्रहण पड़ जाए, तो हमें नजर आएगा कि अरे भाई अभी तो रोशनी थी, कहाँ चली गई। इसका मतलब उल्टा काम होता है, जब चंद्रमा उच्चतम हो, मतलब पूर्णिमा पूरी ताकत में हो, और अचानक वो कमजोर हो जाए, तो हम कहेंगे कि रोशनी गायब हो गई चंद्रमा। तो पूर्णिमा होनी चाहिए जब चंद्र उच्चतम हो और सूर्य कमजोर हो। अब यहाँ सूर्य या तो अस्त हो चुका है या अभी निकलने वाला है। पांचवी कंडीशन, यह पूर्णिमा के अंत के पलों अर्थात पूर्णिमांत में ही पड़ता है। ये कंडीशन एक्चुअली में चौथी से ही निकलती है, ट्रांजिशन पीरियड। क्योंकि चंद्रमा ताकतवर है, इसके मतलब या तो शाम हो चुकी है, सूर्य अस्त हो चुका है, या एकदम अस्त होने वाला है और चंद्रमा निकल चुका है, या फिर सुबह अभी सूर्य निकलने वाला है और रात अभी है। इसका मतलब चंद्रमा पावरफुल है अभी भी, तो हमेशा पूर्णिमांत में पड़ता है। तो इन डायग्राम से आप समझ गए। अब सूर्य व चंद्र ग्रहण का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसमें एक ही डायग्राम में सारी चीजें बना दी गई। सूर्य है, पृथ्वी है, पृथ्वी क्रांति वृत्त पे चलती है रियलिटी में, वैसे तो हम लोग मानते हैं कि सूर्य चल रहा है एस्ट्रोलॉजी में। तो यहाँ रियल डायग्राम है, सूर्य है, पृथ्वी है जो कि अपनी क्रांति वृत्त पे चल रही है, और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रहा है। इसे क्रांति वृत्त नहीं, इसे विमंडल वृत्त कहते हैं, चंद्र का विमंडल वृत्त, चंद्रमा इस पे चल रहा है। जब चंद्रमा लगाते लगाते चक्कर पृथ्वी सूर्य के बीच में आता तो सूर्य ग्रहण पड़ जाता है, अर्थात चंद्रमा बीच में, सूर्य पृथ्वी के, सूर्य ग्रहण। दूसरा केस है, चंद्रमा जब बाहर निकल गया अपने विमंडल वृत्त में और पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ गई, तो चंद्र ग्रहण पड़ा, क्योंकि चंद्रमा पे अब छाया पड़ रही है।
चंद्रमा पे छाया, वैसे तो छाया पृथ्वी हमेशा बनाती रहती है, 24 घंटे बनता रहता है, कभी बंद ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो हमेशा क्रांति वृत्त पे कहीं ना कहीं होगी। सूर्य तो चारों दिशाओं में रोशनी दे रहा है, तो रोशनी तो हमेशा ही पड़ती है, चाहे मेरे साइड में पड़े या अमेरिका की साइड में पड़े। पृथ्वी गोल है, तो छाया पड़ेगी तो एक उसकी, जब पृथ्वी पर रोशनी पड़ेगी तो छाया तो बनेगी ही बनेगी। तो ब्रह्मांड में पृथ्वी की छाया, जहां पे पृथ्वी होती है उसके पीछे लगातार ऐसे घूमती रहती है उसके पीछे। अब वो हमें दिखती नहीं है। छाया की एक खासियत होती है, वो तभी दिखेगी जब वो किसी चीज में पड़े। तो जब तक चंद्रमा यहाँ अगल बगल कहीं है, तो हमें पृथ्वी की छाया भी नहीं दिखती है, तो वहां पे, लेकिन दिखेगी नहीं। जब चंद्रमा वहां पे पहुंच जाता है, तो हमें उसकी छाया दिखने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि पृथ्वी की जो छाया है, भूभा जिसे कहते हैं, भूभा बिंब या भूत छाया, वो बिंब नाम इसीलिए दिया गया है, क्योंकि जब वो अपना बिंब किसी तल पे बनाएगा तभी वो नजर आएगा। सभी ग्रह पूर्व से पश्चिम को चलते हैं, ये हमें पता है। सूर्य के केस में आप देखते हैं पूर्व दिशा में निकलता है, पश्चिम की तरफ अस्त होता है। ऐसे ही चंद्रमा का पूर्व हिस्सा आगे की तरफ बढ़ता है, या भूभा को भी देखें तो इसका पूर्व इधर है, पश्चिम नीचे है। चंद्रमा ग्रहण की स्थिति में एंटर करने के लिए जब ये जा रहा है, तो चंद्रमा का पूर्व सब हिस्सा आगे होगा, पश्चिम पीछे होगा। और ये पृथ्वी की बनी छाया है, तो जाहिर सी बात है कि जैसे चंद्रमा का पूर्व आगे है, पृथ्वी का भी पूर्व आगे है, सूर्य का भी पूर्व आगे है। जब चंद्रमा एंटर करेगा तो इस छाया के पश्चिम हिस्से से एंटर करेगा, अर्थात ग्रहण की शुरुआत पूर्व पश्चिम के सम्मिलन से होता है। जब पूर्व पश्चिम मिलते हैं, पूर्व किसका? चंद्रमा का। पश्चिम किसका? छाया का। जब ये सम्मिलन अर्थात इनका मिलन होता है, तो चंद्र ग्रहण की शुरुआत होती है। और जब ये, अब इसका विपरीत बोलना है, अब चंद्रमा का पश्चिम और भूभा अर्थात छाया का पूर्व एक दूसरे का त्याग करते हैं, तो चंद्र ग्रहण का अंत होता है, समाप्त होता है। तो ये डायग्राम हमने बताया। यहाँ पे चंद्रमा पूरी तरह से छाया के अंदर है, इसलिए यहाँ पे पूर्ण चंद्र ग्रहण पड़ने के पूरे चांस है। जाहिर सी बात है, चंद्र का सर और उसका लंबांश, मतलब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, सेलेस्टियल लैटिट्यूड, सेलेस्टियल लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों चंद्रमा के इस समय 0 है। यहाँ पे आंशिक ग्रहण पड़ रहा है, अर्थात 0 नहीं है, सर और लंबांश जरूर उनमें कोई अंतर रह गया, 0 के पास है लेकिन 0 नहीं, इसीलिए आंशिक चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। कुछ हिस्से में एकदम अंधेरा है और कुछ हिस्से उजाले में। और पृथ्वी की छाया की एक पर्टिकुलर लंबाई होती है, जितना बड़ा ग्रह उतना ही लंबा उसकी छाया दूर तक बनेगी। तो पृथ्वी की छाया पूरे ब्रह्मांड में हो ऐसा नहीं है, पृथ्वी की छाया कुछ किलोमीटर तक, कुछ लाख किलोमीटर तक होगी, उसके बाद नहीं होगी। तो जब चंद्रमा चंद्रमा उस रीजन में अगर होगा जहां पृथ्वी की छाया पहुंच ही नहीं पा रही है, तो कोई चांस नहीं, असंभव। ज्यादातर केस में ऐसे रहता है कि छाया है तो 5 डिग्री नीचे होती है या 5 डिग्री ऊपर होती है, या पहुंच ही नहीं पाती है, तो वो असंभव किसी स्थिति बनती है, तो ग्रहण नहीं पड़ता। एक ही डायग्राम में हमने पूरा बताने की कोशिश की। तो ये चंद्रमा को हमने डिटेल में बताया। अभी सूर्य में आ जाइए। सूर्य ग्रहण में, सूर्य ग्रहण की शुरुआत चंद्र के एकदम उल्टा होती है। जब चंद्रमा का पूर्व हिस्सा उस ग्रहण के एक्सिस में से दूर होता है, देखिए ये पूर्व यहां से चला, ये पूर्व आगे है, पूर्व आगे रहते हुए पूर्व ने यहां प्रवेश किया, तो चंद्रमा का पूर्व प्रवेश कर रहा है, चंद्रमा का पूर्व प्रवेश कर रहा है उस छाया। अब देखिए छाया भी यहां चंद्रमा ही बना रहा है, छाया भी यहां चंद्रमा ही बना रहा है, और चंद्रमा ही प्रवेश भी कर रहा है। तो क्या होगा, अगर हम छाया की बात करें, चंद्रमा की छाया यहाँ पे है और चंद्रमा प्रवेश कर रहा है,
तो चंद्रमा का पूर्व और छाया का पूर्व दोनों एक साथ होते नजर आएंगे। और लीव जब करेंगे तो चंद्रमा का पश्चिम पीछे है और चंद्रमा की छाया भी अब कम हो रही है, तो हम उसको पश्चिम ही कहेंगे। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में ये बहुत ही मेन डिफरेंस है। अब हम इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे यहाँ पे। छादक क्या होता है? जिस ग्रह के द्वारा भू छाया या भूभा बिंद अर्थात छाया बनाया जाए वह छादक ग्रह है। उदाहरण के लिए चंद्र ग्रहण में पृथ्वी छाया बना रही है, इसलिए पृथ्वी छादक है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा छाया बना रहा है, इसलिए चंद्रमा छादक है। करेक्ट। तो जो ग्रह छाया बना रहा है वही छादक है। छाद्य ग्रह क्या होता है? जिसके ऊपर छाया पड़ रही हो वह छाद्य ग्रह होता है। उदाहरण के लिए चंद्र ग्रहण में चंद्र पर व सूर्य ग्रहण में पृथ्वी छाद्य ग्रह होते हैं, क्योंकि इन पर छाया पड़ रही है। ठीक है, याद रखिए। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा के ऊपर छाया पड़ रही है, इसलिए यह छाद्य है। सूर्य ग्रहण में पृथ्वी के ऊपर छाया पड़ रही है, इसलिए पृथ्वी छाद्य है। आप यहां डायग्राम में देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण में चंद्रमा के ऊपर ये देखिए छाया पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे छादक, चंद्र ग्रहण में छादक कौन है? पृथ्वी। छाद्य कौन है? खुद चंद्रमा। सूर्य ग्रहण में छादक कौन है अर्थात जिससे बन रहा है? चंद्रमा। और छाद्य कौन है? जिसपे छाया पड़ रही है। उल्टा हो जाएगा, पृथ्वी पे नहीं आएगा। छाया तो आप ही के ऊपर पड़ रही है, पर आपको देखने में सूर्य पे लगता है, क्योंकि आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो जो लिखा है उससे अलग फील होती है। लिखा यह है कि पृथ्वी की, चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, एकदम सच लिखा है किताबों में। हमने भी अभी यही बताया कि चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ रही है, तो छादक चंद्रमा है, छाद्य पृथ्वी है। देखने के हिसाब से, रियलिटी के हिसाब से अब आप अपने को स्थापित करिए। आप पृथ्वी पे खड़े होकर देख रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर छाया पड़ती नहीं नजर आ रही है, बल्कि आपको ऐसा लग रहा चंद्रमा ढक गया है, चंद्रमा पे छाया पड़ गई है। जबकि सब लोग जानते हैं चंद्रमा पे छाया पड़ ही नहीं सकती, वो रोशनी देता है। इसलिए ये कहा जाता है कि इस टाइम में जो छाया पड़ रही है वो सूर्य पे पड़ रही है, ग्रास सूर्य का हो रहा है। जो राहु ने भक्षण किया है वो सूर्य का किया। तो देखिए रियलिटी क्या है और उसका पौराणिक महत्व क्या है, और हम क्या बोलते हैं कि सूर्य पे ग्रहण पड़ रहा है। क्यों ऐसा बोलते हैं, जबकि सच मायने में देखा जाए तो अभी भी अब ग्रहण किस पे होना चाहिए? पृथ्वी पे होना चाहिए। छाया तो पृथ्वी पे पड़ रही है, पर क्या है, हम रहे हैं सूर्य ग्रहण। तो वो चीज हमने यहाँ क्लियर किया है। और ये जो यहाँ लिखा है वो लिखने के लिए जरूरी है, पर जब आप अपने को स्थापित करके बोलेंगे तो बात बदल जाती है। तब बोलते हैं कि छाया सूर्य पे है। तो ध्यान दीजिएगा एग्जाम में क्या पूछा गया है। वो छाद्य छादक पूछ रहे हैं, तो ये जो सामने लिखा है। अगर वो पूछ रहे हैं कि सूर्य ग्रहण में ग्रहण किसका होता है, तो ग्रहण सूर्य का होता है, सूर्य का भक्षण होता है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर आप ये समझ सकते हैं कि छाया तो पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण में छाया पृथ्वी पे पड़ रही है, पर जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सूर्य पे अंधेरा हो गया है, सूर्य ढक गया है, इसलिए ग्रहण वहां है, छाया वहां है। अब कुछ और चीजें देख लेते हैं। बिंब, जो इसका साइज है, जो इसका मान है गोलाई का, इस अंधेरेपन का, उसको कहते हैं भूभा या भूत छाया बिंब। सूर्य की किरणों के कारण पृथ्वी की छाया बनती है, जिसे हम भूभा या भूत छाया बिंब कहते हैं। यह सूच्याकार या शंक्वाकार होती है, क्योंकि जब एक गोल प्रकाशित पिंड दूसरे गोल पिंड पर, दूसरा गोल पिंड प्रकाशित नहीं है, दूसरे गोल पिंड पर प्रकाश डालता है, तो जो छाया बनती है वह सूच्याकार या शंक्वाकार ही होती है। पृथ्वी की छाया चंद्रमंडल वृत्त के जितने भाग को आच्छादित करती है वही भूभा का व्यास होगा।
भाई पृथ्वी का ध्यान दीजिए, पृथ्वी के कारण ये भूभा बन रही बहुत बड़ी, जरूरी थोड़ी कि चंद्रमा पे पूरे को ये ढक ले, आंशिक भी वो पड़ सकता है। तो जब आंशिक पड़ेगा तो हम उतना ही कहेंगे भूभा का बिंब, जब पूरा पड़ेगा तब हम कहेंगे भूभा का बिंब अब इस समय पूरा इतना है। इसका मतलब है कि भूभा के बिंब का मान बदलता रहता है, पूरा हम क्यों नहीं ले सकते? अरे अगर वहां पे चंद्रमा है ही नहीं, भूभा तो अभी भी बनी हुई है, उसका मान तो पूरा है ही है, पर नजर नहीं आएगी, छाया नहीं नजर आएगी। छाया जब पड़ेगी तभी नजर आएगी, अगर थोड़े पे पड़ी तो थोड़ा ही भूभा बिंब बनेगा, तो उसका व्यास भी कम होगा। अब पूरे पे पड़ेगी तब जाके उसका पूरा मान नजर आएगा भूभा बिंब का। इसीलिए यहां लिखा है कि पृथ्वी की छाया चंद्र मंडल वृत्त के जितने भाग को आच्छादित करती है वही भूभा का व्यास होता है। इसका मतलब वो बदलता रहता है। क्योंकि वो बदलता रहता है इसीलिए हम कहते हैं कभी पूर्ण चंद्र ग्रहण, कभी आंशिक चंद्र ग्रहण इत्यादि। ये पूर्व पश्चिम आरंभ और पूर्व पश्चिम पूर्व समाप्त, ये अभी पीछे हमने डायग्राम में बता दिया, वही यहाँ पे बताया। सामान्य रूप से ग्रह पूर्व से पश्चिम चलते दिखाई देते हैं, जैसे कि सूर्य पूर्व में उदित होता है, पश्चिम में अस्त होता है। अपने विमंडल वृत्त में चलता चंद्र जिसका अग्रभाग पूर्व दिशा में तथा पश्चिम भाग पिछला भाग पश्चिम में होता है। ये आप देख सकते हैं चंद्रमा के ये आगे जिधर जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो पूर्व हिस्सा है और पिछला हिस्सा पश्चिम है। चंद्र ग्रहण के समय चंद्र अपने विमंडल वृत्त में चलता हुआ जहां अपने पूर्वी भाग से भूभा बिंब के पश्चिमी भाग को स्पर्श करता है, वहां से ग्रहण का आरंभ होता है। अब आप देख लीजिए चंद्रमा चल के जब यहाँ पहुंचा तो इसने यहाँ पे टच किया, तो इसका पूर्वी भाग ने चंद्रमा को भूभा के पश्चिमी भाग को टच किया। ध्यान दीजिए, चंद्रमा का पूर्व और भूभा का पश्चिमी भाग कांटेक्ट में आ गया, तो पूर्व पश्चिम ग्रहण की शुरुआत है। ग्रहण के अंत में चंद्र का पश्चिमी भाग भूभा बिंब के पूर्वी भाग का स्पर्श त्याग करता है, तब ग्रहण समाप्त हो जाता है। अब आप देख सकते हैं चंद्रमा आगे निकला तो पश्चिमी भाग छोड़ेगा भूभा के पूर्वी भाग को, अर्थात इस बार चंद्रमा का पश्चिमी और भूभा का पूर्वी भाग एक दूसरे का त्याग, स्पर्श का त्याग करेगा और ग्रहण की समाप्ति हो जाएगी। जब पूर्णतया चंद्रमा अंदर होता है भूभा के, तब क्या होता है, अब चंद्रमा का पूर्व और भूभा का पूर्व दोनों एक साथ हो जाते हैं। भूभा का केंद्र चंद्रमा का केंद्र एक साथ हो जाता है, दोनों का पश्चिम पश्चिम मैच कर जाता है, तब हम कहते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण। तो आज के टॉपिक में हमने कॉम्परेटिव स्टडी किया सूर्य चंद्र दोनों ग्रहण की। इसमें चंद्र विशेष बताया क्योंकि चैप्टर है चंद्र ग्रहण। अभी कुछ और चीजें बतानी है। अब आप अगले लेक्चर में हम आपको जो गणितीय फार्मूले हैं जिससे कि भूभा का बिंब मान निकाला जाए, चंद्र का बिंब मान निकाला जाए, ये निकालना